हेलो बच्चों, आज हम लोग डिस्कशंस करने वाले हैं जो न्यू टॉपिक्स है आपके लिए ऑक्सीलेशन का 11वां लेक्चर है। आज हम लोग अब लोगों को बच्चों बहुत ही बेहतरीन कॉन्सेप्ट देने की, कंटेंट देने की कोशिश करेंगे बच्चों। इसलिए इस वीडियो पे अगर नए हैं तो लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है चैनल को नीचे जाके, और अपने जितने भी दोस्त है सभी दोस्त को इस चैनल को शेयर करना है बच्चों। आज बहुत ही खतरनाक कॉम्पोजिशन ऑफ 2SHM टॉपिक है हमारा। इसमें हम लोग देखने वाले कि दो वेव आने के बाद या दो SHM आने के बाद कोई पार्टिकल ऊपर अगर कोलाइड्स होते हैं या किसी को जाके इंसिडेंट होते हैं, क्या वो तीसरा पार्टिकल भी SHM करेगा या ना करेगा, उसका एम्पलीट्यूड क्या होगा रिजल्टेंट दो वेव के कारण, ठीक है, और उसका फेज भी देखेंगे और धीमे धीमे हर चीज की अप्रोच देंगे। उसके बाद में आपको उसका MCQs और न्यूमेरिकल भी लेने, तो अंत तक वीडियो देखना बहुत जरूरी है बच्चों। तो हम देखो यहां पे फॉर एग्जांपल यहां पे कोई दो पार्टिकल्स आ रहे बच्चों, इसको सुपरपोजिशन ऑफ प्रिंसिपल बोलते हैं। जो प्रिंसिपल होता है सुपरपोजिशन का आपको बताएंगे। यहां पे कोई दो वेव्स आ रही है झुम 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 करते हुए, ये एक वेव्स आ रही है और एक कोई पार्टिकल के बच्चों ऊपर आके इंसिडेंट हो रही है, समझो इंसिडेंट हो गया आके दुम दुम यहां पे, ठीक है। तो बच्चों इसका खुद का इस वेव का एक्चुअली SHM ये वेव्स नहीं होती है। इस वेव के चैप्टर में हम लोगों को सुपरपोजिशन ऑफ वेव नाम के चैप्टर में हम लोगों को ये टॉपिक पढ़ना है। वो कॉन्सेप्ट यहां पे लगा रहा हूं बच्चों। लाइट सेक्शन में भी वेव्स होती है, सुपरपोजिशन ऑफ वेव्स बोल के साउंड वेव्स है, इसका कॉन्सेप्ट यहां पे यूज कर रहा हूं SHM में। तो इसलिए आप लोगों को थोड़ा सा यहां पे मानना पड़ेगा, हाय बोल के नहीं है SHM ये वेव्स नहीं है, ध्यान में रखना। तो इसका खुद का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा बच्चों। डिस्प्लेसमेंट के लिए हमने इक्वेशन देखा है A sin ओमेगा टी। अब ये फर्स्ट वेव, क्योंकि दो वेव्स पकड़ी मैंने, एक और ये एक है ना, तो यहां पे इसका फेस φ1 होगा बच्चों। इसमें दिया आपको इसका पीरियड सेम है और पाथ भी सेम है, पीरियड सेम है एंड पाथ सेम है, लेकिन डिफरेंट एम्पलीट्यूड एंड डिफरेंट फेस है बच्चों, है ना, एम्पलीट्यूड अलग है। इसका भी कुछ एम्पलीट्यूड अलग होगा। इसका जो इक्वेशन होगा डिस्प्लेसमेंट कर रही है जो वेव्स, इसका भी इक्वेशन होगा A2 sin ओमेगा टी प्लस φ2। बात समझ में आ रही बच्चों? मतलब ये जो वेव ट्रैवल करेगी, ये वेव ट्रैवल करेगी, इसका खुद का कुछ डिस्प्लेसमेंट होगा और इसका भी। मतलब SHM समझो यार आप, सिंपल क्या समझना है, SHM समझना है, ठीक है। तो ये SHM कर रहा है तो इसका डिस्प्लेसमेंट ये होगा और इसका एक डिस्प्लेसमेंट ये होगा। अलग अलग दो वेव्स है, ठीक है। इस पार्टिकल के ऊपर जाने के बाद कोलाइड हो गया जुम। क्या बच्चों सही में इन दोनों के कारण ये पार्टिकल SHM करेगा या ना करेगा, यह हम लोगों को सबसे पहले यहां पे फाइंड करना है बच्चों। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल ये होता है, मतलब आप देखो ये वेव आने के बाद इसके ऊपर कोलाइड हो रही, इसके ऊपर कोलाइड हो रही, ये पार्टिकल कंफ्यूज होगा यार, ये बोलेगा यार इसकी सुनो या इसकी सुनो। मैंने बोला कुछ नहीं करना बेटा, दोनों की भी सुनेंगे हम लोग और दोनों की सुन के यहां पे निकाल रहे हैं। देखो यक्स बोलो, यहां पे यक्स या वाई बोलो, यक्स वाई कुछ भी बोल सकते हैं। यक्स बोला आपने तो x1 वेक्टोरियल फॉर्म में ऐड करेंगे हम लोग। अब वेक्टोरियल का मतलब क्या है? अगर बच्चों इन फेस, ये इन फेस आउट ऑफ फेस क्या होता है ये बाद में बात होगी, ठीक है ना, टेंशन मत लेना। इन फेस और आउट ऑफ फेस, इन फेस रहा तो क्या करते हैं हम लोग, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 होता है। अगर आउट ऑफ फेस में रहा x1 प्लस माइनस x2 होता है, वो बात करेंगे बाद में। बात समझ में आ रही बच्चों? मेरा कहना यह है कि ये एक वेव खुद डिस्प्लेसमेंट से चल रही है, ये भी चल रही है, जाके कोई पार्टिकल ऊपर कोलाइड होने के बाद पार्टिकल कंफ्यूज होगा ना, अरे इसकी सुनो या इसकी सुनो। मैंने बोला किसी को मत सुनो, हम लोग ऐसे करेंगे, इसका कुछ दोनों की मिला के क्या ये वेव क्या करेगी, ये सही में पहले सबसे पहले SHM कर रही है कि नहीं, ये ढूंढना बहुत जरूरी है। SHM के लिए ये इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन को अगर ये पार्टिकल फॉलो करता है तो ये SHM कर रहा है, अगर नहीं फॉलो कर रहा है तो ये SHM नहीं कर रहा है, ऐसे मानेंगे हम लोग, ओके। तो इसी सभी चीजों के लिए बच्चों दो वेव का SHM मिला के क्या इफेक्ट होगा इस पार्टिकल के ऊपर, ये SHM कर रहा है मतलब टू एंड फ्रो करेगा, ऐसे ऐसे करेगा या ऐसे ऐसे ऊपर नीचे जो भी होगा, ठीक है। टू एंड फ्रो कर रहा है नहीं कर रहा है, मुझे सबसे पहले फाइंड करना है, डिटरमाइन करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। उसके बाद में इसका रिजल्टेंट अगर SHM कर रहा है
तो इसका एम्पलीट्यूड होगा, तो इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा, क्या होगा, और इसका फेस, जो फेस हो रहा है इसका फेस कितना होगा, ये सभी चीज बच्चों आज के लेक्चर में हम लोगों को बहुत ही डिटेल्स में डिस्कशंस करनी है। तो चलो बच्चों, ये था आपका कॉन्सेप्ट, ये इसी को ये ऐड जो कर रहा था मैं, इसको प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन यूज कहते हैं, तो वो इस्तेमाल करते हुए हम लोग आगे निकलेंगे। ठीक है, तो आपके लिए बच्चों एसएचएम की इक्वेशन सबको पता है, तो यहां पे पुटअप करना पड़ेगा। सबसे पहले एसएचएम की इक्वेशन है मेरे पास, देखो A1 पहले, क्योंकि 2 एसएचएम है तो पहला एसएचएम ये है हमारे पास, ओके, एम्पलीट्यूड अलग अलग है और फेज भी अलग है। दूसरा जो एसएचएम है, टू कंपोजिशन ऑफ 2 एसएचएम है, पीरियड सेम है, पाथ सेम है, लेकिन एम्पलीट्यूड एंड फेज डिफरेंस है, तो इसका A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, समझे। कौन सा प्रिंसिपल, कौन सा बच्चों, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल इस्तेमाल करते हुए। तो यक्स इज इक्वल टू इसके और इसके ऐड करना है मुझे, ठीक है। तो मैं यहां पे इसका जो इक्वेशन है A1 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 1 प्लस A2 साइन ओमेगा टी प्लस फाई 2, समझे बच्चों, कोई टेंशन। एक फार्मूला है बच्चों हमारे पास साइन ए प्लस बी का, तो होता है साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी। बात समझे बच्चों, ये फार्मूला आपको अच्छी तरह से लर्न करके रखना है, क्योंकि ये फार्मूला आपके लिए नया हो सकता है, किसी ने किया हो तो बहुत बढ़िया, ठीक है। इसमें 2 बार इस्तेमाल करना पड़ेगा। देखो साइन ए इसको बोला है, बी इसको, साइन ए साइन बी, है ना, ठीक है। तो इस्तेमाल कर रहा हूं मैं यहां पे, देखो A1 यहां पे साइन ओमेगा टी कॉस फाई 1, बात समझ में आ रही है। देखो साइन ए कॉस बी प्लस ये ए और एक बार मल्टीप्लाई होगा, कॉस ए साइन बी कौन है, फाई 1 प्लस प्लस है दोबारा यहां पे। अब इसके लिए A2 साइन ओमेगा टी कॉस बी कौन है, फाई 2 है अभी, ठीक है ना। यहां पे A2 कॉस ओमेगा टी साइन, अरे यहां पे गलत कर दिया था मैंने, साइन फाई 2, समझे। ये प्लस साइन इधर लिखो या इधर लिखो, आपकी मर्जी है। चलो आप क्या कर सकता हो भैया, कुछ नहीं सर, यहां पे साइन ओमेगा टी यहां दिख रहा है, कॉस ओमेगा टी यहां लग रहा है, सही है। क्या इसको कॉमन निकाल सकता हूं, तो यक्स इज इक्वल टू, ध्यान रखना है बच्चों, अभी मैं क्या कर रहा हूं, A1 साइन, सॉरी साइन नहीं, साइन तो कॉमन निकालना है, कॉस फाई 1 यहां पे, क्योंकि साइन ओमेगा टी कॉमन निकाल, A2 कॉस फाई 2, इसका कॉमन क्या था मेरे पास, साइन ओमेगा टी, समझ में आ रहा है। प्लस अब देखो यहां पे प्लस लिखा मैंने, हाँ, A1 साइन अल्फा 1, A1 साइन अल्फा 1, A2 साइन अल्फा 2, ब्रैकेट के बाहर कौन होगा, कॉस ओमेगा टी। कोई टेंशन है बच्चों, A1 A2 को कांस्टेंट माना है और फाई 1 फाई 2 को भी मैंने कांस्टेंट लिया है, और इसका कांस्टेंट है R और इसका डेल, देखेंगे, टेंशन मत लेना। चलो तो इसके जगह पे हम लोग एक काम कर सकते हैं, यक्स इज इक्वल टू बच्चों, एक काम करेंगे, इक्वेशन बनाऊंगा जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट इक्वेशन होगा हमारे लिए। देखो A1 कॉस अल्फा 1, A2 कॉस फाई 2, ठीक है बच्चों। इसके जगह पे हम लोग R cos डेल इस्तेमाल कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं समझो। A1 A2 को कांस्टेंट R माना है मैंने, ठीक है, फाई 1 फाई 2 के कांस्टेंट डेल माना है। या आपको अगर आता नहीं है तो सिंपल सी बात है, R मतलब रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, कौन सा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है, तो मैंने बोला A1 A2 का रिजल्टेंट R माना है, और फाई 1 फाई चेंज हो रहा है, ऐसे मानेंगे डेल, एक्चुअली कांस्टेंट माना है आपके बुक्स में, कोई प्रॉब्लम नहीं। सेम बच्चों नीचे ब्रैकेट डी वाला है, वो है A1 साइन फाई 1, A2 साइन फाई 2, चाहो ए मतलब R, साइन टर्म से इसलिए साइन, फाई मतलब डेल, इक्वेशन नंबर 2। बात समझ में आ रही बच्चों, R मतलब कौन है, A1 A2, डेल मतलब कौन है, और साइन टर्म से है। चलो इक्वेशन इसमें ऊपर पुटअप कर रहा हूं, इसके जगह पे पहले लिखता हूं मैं साइन ओमेगा टी, ठीक है, R cos डेल, बात समझ में आ रही है, ब्रैकेट में, ठीक है, प्लस यहां पे cos ओमेगा टी
और आर साइन डेल। बात समझ में आ रही है भैया? कोई प्रॉब्लम है? ओके, मुझे बता बच्चों, अगर मैंने यहां पे आर को कॉमन लिखा तो ये इक्वेशन बनेगा साइन ओमेगा टी कॉस डेल, कॉस ओमेगा टी साइन डेल। थोड़ा सोचो, सोचो भैया, सोचना मजबूरी है। साइन ए कॉस बी, कॉस ए साइन बी जैसे इक्वेशन लग रहा है, जैसे कि ये फार्मूले में, ये फार्मूला देखो यहां पे है, देखो साइन ए ओमेगा टी को बोला कॉस बी डेल है, कॉस ए साइन बी, मतलब बच्चों आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल, ये इक्वेशन मिल रहा है। अगर थोड़ा सोचते हो, दिखाई तो दे रहा भैया? कोई कहानी नहीं। चलो, अगर देखा जाए तो बच्चों ये एसएचएम का ही इक्वेशन है, एसएचएम इक्वेशन है ना, ये देखो ये जैसे इक्वेशन है, सेम टू सेम इक्वेशन है। मतलब बच्चों अभी जैसे मैंने बताया था कि ये जो पार्टिकल, इस पार्टिकल पे जो भी दो एसएचएम हो रहे थे इक्वेशन टू एंड फ्रो, इसके जाके उसके ऊपर अगर कोलाइड होता है कोई पार्टिकल्स, तो ये इसका इक्वेशन मिल रहा है x इज इक्वल टू आर साइन ओमेगा टी प्लस डेल। मतलब बच्चों ये पार्टिकल एसएचएम कर रहा है। इन दोनों के कारण इसका और इसका जो x1 x2 का जो इक्वेशन था a1 साइन ओमेगा टी प्लस φ1, इसका इक्वेशन है, और इसका जो इक्वेशन है बच्चों ये है x2 का इक्वेशन है मेरे पास a2 साइन ओमेगा टी प्लस φ2। मतलब बच्चों इसका इक्वेशन और इसका इक्वेशन को मैंने कुछ किया, इन फेस थे इसलिए मान रहा हूं मैं, तो ये पार्टिकल का इक्वेशन वही मिल रहा है। मतलब ये ऐसे जम करेगा, हाँ उसके एम्पलीट्यूड में बदलाव होगा, हो सकता है कि इसका एम्पलीट्यूड ऐड हो जाए, हो सकता है सब्ट्रैक्ट हो सकता है, जो भी हो, लेकिन ये पार्टिकल खुद ऐसे जम कर रहा है। ये हम लोग अभी यहां पे इस इक्वेशन से बता सकते हैं। मतलब ये इक्वेशन यही डिनोटेट करता है बच्चों कि हमारा जो पार्टिकल वो एसएचएम कर रहा है। वाह बहुत बढ़िया। चलो इसके बाद में बच्चों हम लोग रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालेंगे। क्या निकालना है? रिजल्टेंट क्या निकालना है? एम्पलीट्यूड। बच्चों मेरे पास दो इक्वेशन है, एक इक्वेशन 1 एंड 2, इसमें दो मेथड्स होती है। इक्वेशन 1 एंड 2 के एडिंग एंड स्क्वेयरिंग करते हुए हम लोग निकाल सकते हैं, लेकिन हमारे बुक में रिजल्टेंट के फॉर्म में दिया है। किसके किसके? रिजल्टेंट। क्या होता है रिजल्टेंट? देखो बच्चों यहां पे, मतलब देखो रिजल्टेंट निकालने की हमने स्केलर वेक्टर चैप्टर पढ़ा होगा, तो ये आर था, याद है बच्चों? यहां पे कुछ फेस होता है डेल, चलो यहां पे जिसके साथ थीटा वो कॉस थीटा, थीटा मतलब डेल है, सही है। और किसका कंपोनेंट बच्चों? आर के कंपोनेंट, ये एक, ठीक है ना। और ये था आर साइन डेल, मतलब ये अपोजिट साइड है, आर साइन डेल या अपोजिट साइड ऐसे भी बोल सकते हैं। मुझे ये आर निकालना, क्या करना पड़ता है आप लोगों को? कुछ नहीं सर, आर स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू बेस स्क्वायर, मतलब आर स्क्वायर है ना, या इसका ब्रैकेट का स्क्वायर करेंगे, ठीक है, मतलब इसका स्क्वायर आर कॉस डेल। कोई टेंशन बच्चों? देखो ये 90 का एंगल, राइट एंगल ऑफ ट्रायंगल पता है ना आप लोगों को, आर स्क्वायर साइन स्क्वायर, मतलब आर साइन डेल स्क्वायर आर कॉस स्क्वायर डेल इज इक्वल टू आर स्क्वायर। अच्छी बात है, लेकिन इसकी वैल्यू याद है बच्चों मुझे, देखो इसकी वैल्यू मालूम है, आर साइन डेल की वैल्यू मालूम है, आर कॉस की भी मालूम है, तो इसलिए बच्चों अब इसका काम हो गया, ये पता होना चाहिए था आप लोगों को, इसलिए दे रहा हूं, ठीक है। अब मैं इसकी वैल्यू पुटअप करूंगा। देखो आर स्क्वायर, इसको रूट में रखना है तो रख सकते हैं, आपकी बुक्स में दिया हो तो। इसकी वैल्यू है आर साइन डेल का स्क्वायर और आर कॉस डेल का स्क्वायर, लिखना है तो लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो ये दोनों का मीनिंग एक ही है। चलो तो इसकी वैल्यू है मेरे पास, सबसे पहले ये A1 साइन अल्फा 1, A2 साइन φ2, अल्फा नहीं है φ है, बुक्स में कोई बुक्स में अल्फा लेते हैं, ठीक है ना, प्लस इसकी वैल्यू रख दो A1 कॉस अल्फा 1, A2 कॉस अल्फा 2 का स्क्वायर। क्या बच्चों आपको पता है, ये तो सिंपल सा फार्मूला है, पता है ना, a प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ट्वाइस ए बी, पता है ना आप लोगों को। ओके, ये फार्मूला यहां पे इस्तेमाल कर सकते हैं, a प्लस बी ए प्लस बी। तो पुटअप करके वैल्यू निकालना चाहता हूं बच्चों, तो आर स्क्वायर इज इक्वल टू A1 स्क्वायर साइन स्क्वायर φ1
दूसरे टर्म का स्क्वायर a2 स्क्वायर साइन स्क्वायर फाई टू प्लस 2a1 a2। बात समझ में आ रही है? साइन फाई वन और साइन फाई टू। बात समझ में आ रही है बच्चों? फर्स्ट टर्म स्क्वायर प्लस सेकंड टर्म का स्क्वायर, 2 मल्टीप्लाई फर्स्ट टर्म मल्टीप्लाई सेकंड टर्म्स। सेम नीचे सेम वही एक कहानी है, a1 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई वन, a2 स्क्वायर कॉस स्क्वायर फाई टू, ट्वाइस a1 a2 कॉस फाई वन और कॉस फाई टू। कोई टेंशन? क्या कॉमन निकाल सकते हैं पता है आप लोगों को? यहां पे आप देखो, मैं यहां पे a1 स्क्वायर को कॉमन निकाल रहा हूं, ये और ये दिखाई तो दे रहा है आप लोगों को। नीचे मैं इसके देखो ये कॉमन निकाल सकता हूं, a2 कॉमन निकाल सकता हूं, ट्वाइस a1 a2 कॉमन निकाल सकता हूं। ओके, तो चलो यहां पे कॉमन निकाल रहा हूं, साइन स्क्वायर फाई वन कॉस स्क्वायर फाई टू प्लस a2 स्क्वायर, है ना? तो यहां पे साइन स्क्वायर फाई टू कॉस स्क्वायर फाई टू। कोई टेंशन? अब ये निकालेंगे प्लस ट्वाइस a1 a2, ठीक है, साइन फाई वन साइन फाई टू, ओके, प्लस कॉस फाई वन कॉस फाई टू। कोई टेंशन है बच्चों? क्या आप लोग मैथ्स पढ़ते हो? मैथ्स पता है बच्चों इसकी आइडेंटिटी साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होती है, इसकी भी 1 होगी और एंगल भी सेम है। तो इसलिए बच्चों हम लोग एक काम कर सकते हैं, a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2। समझे? कोई टेंशन है? समझ में आ रहा है? a1 स्क्वायर a2 ये कहां गया? इसकी वैल्यू 1 है बच्चों, 1 से मल्टीप्लाई करने से कोई फायदा नहीं, इसकी भी 1 है। लेकिन बच्चों इसका जो फार्मूला होगा वो होता है फाई वन माइनस फाई टू। बताऊंगा, देखो कॉस a माइनस बी का फार्मूला है मेरे पास, वो है फार्मूला साइन a साइन बी प्लस कॉस a कॉस बी। कोई टेंशन है? देखो, अरे यही फार्मूला कॉस a माइनस बी का साइन a साइन बी कॉस a कॉस बी। समझ में आ रहा है? तो ये फार्मूले को आप लोगों को याद करना पड़ेगा, थोड़े ये फार्मूले याद होना चाहिए। जैसे कि मैं रेड पेन से यहां पे आप लोगों के लिए नोट डाउन करके रख रहा हूं। तो इसका स्क्वायर गया बच्चों, तो रूट में डायरेक्टली वैल्यू आ सकती, ठीक है, मतलब r इज इक्वल टू ये पूरा रूट में आएगा भी, a1 स्क्वायर a2 स्क्वायर ट्वाइस a1 a2 कॉस फाइव माइनस फाइव वन माइनस कॉस फाइव टू। ये मुझे रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है। मतलब बच्चों इस दो वेव के कारण उसका एम्पलीट्यूड कितना हो सकता है? किसका? जो पार्टिकल के ऊपर आके देखो, ये जो पार्टिकल था, ये जो वेव्स आ रही थी, ये आ रही थी, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका डिस्प्लेसमेंट, इसका x1 है, इसका x2 है। आने के बाद ये एसएचएम कर रहा है कि नहीं? तो कर रहा है, ये पक्का हो गया इस इक्वेशन से, r sin ओमेगा t प्लस फाइव से या डेल से। वो तो कर रहा है, लेकिन क्या इसका एम्पलीट्यूड कितना होगा? तो बच्चों इसका एम्पलीट्यूड, ये जो एसएचएम कर रहा है, टू एंड फ्रो कर रहा है, जुम 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 जुम, स्प्रिंग का एग्जांपल, ठीक है ना? तो एसएचएम कर रहा है, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड इतना है बच्चों, कितना? रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस a1 a2 cos फाइव वन माइनस फाइव टू, इतना है। अच्छी बात है सर। अब हम लोगों को फेस निकालना है बच्चों। फेस मतलब क्या? डेल निकालना है। तो मैंने बोला एक काम करेंगे, इक्वेशन, जो इक्वेशन दिया है मुझे, सेकंड बाय फर्स्ट करेंगे। दिखाई दे रहा है आप लोगों को? कोई टेंशन नहीं है? ओके, चलो मैं आगे बढ़ रहा हूं बच्चों। तो यहां पे सबसे पहले हम लोग काम करेंगे, सेकंड इक्वेशन है मेरे पास r साइन डेल और ये है r कॉस डेल। r मतलब क्या है? a1 साइन फाइव वन a2 साइन फाइव टू डिवाइडेड बाय a1 cos फाइव वन a2 cos फाइव टू। नहीं आता है तो सिंपल सी बात है, देखो ये इक्वेशन देखो, इसको डिवाइडेड ये किया है, मैं यहां पे डायरेक्टली कैसे लिखता? देखो r मतलब क्या? a1 प्लस a2 है, साइन है तो साइन लिखो, डेल फाइव वन फाइव टू, यहां पे a1 प्लस a2 cos डेल मतलब फाइव वन फाइव टू है। ये r से r मर गया बच्चों। तो यहां पे आपको पता है कि साइन बाय कॉस होता है tan, क्या होता है? tan डेल होगा, बराबर है। लेकिन बच्चों मुझे यहां पे जगह कम है, इसलिए इस tan को मैं इधर लेके जा रहा हूं, तो tan इनवर्स होगा। बस ये एज इट इज है, कुछ नहीं करना है। a1 साइन अल्फा वन, a2 साइन फाइव टू। मेरे मुंह में अल्फा क्यों आ रहा है? क्योंकि अल्फा
बी इस्तेमाल कर सकते हैं हम लोग। A1 cos phi 1, A2 cos phi 2, ये मुझे फेस मिला है। कोई टेंशन है मेरे भाई? मतलब बच्चों ये इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि एसएचएम कर रहा है। नंबर 1, रिजल्टेंट इसका एम्पलीट्यूड इतना होगा और वो जो पार्टिकल जो एसएचएम करेगा तो उसका फेज भी इतना होगा। कितना? डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स A1 sin अल्फा 1 प्लस A2 sin अल्फा 2 डिवाइड बाय A1 cos अल्फा 1 प्लस A2 cos अल्फा 2। ये इक्वेशन है बच्चों। इसका मतलब हम लोगों को समझ में आ रहा है कि ये एसएचएम कर रहा है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। सभी चीजें लिखिए बच्चों, आप लोग स्क्रीनशॉट निकाल सकते हो। उसके बाद में बच्चों ये एसएचएम की इक्वेशन है, पता है आप लोगों को रिजल्टेंट, ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड और फेस इतना है। आपके पास केसेस दी वाले बच्चों, इसके बाद में जो केसेस है हमारे पास, केस नंबर 1 है आपकी बुक्स में, वो दिए वाला है कि phi 1 माइनस phi 2 की वैल्यू 0 हो। मतलब बच्चों cos 0 हो तो, क्योंकि देखो ना cos phi 1 माइनस phi 2, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, क्या मिलेगा रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड देखेंगे। चलो तो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टॉइस A1 A2 cos phi 1 माइनस phi 2, ये इक्वेशन है। आपको पता लगा होगा बच्चों कि A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर टॉइस A1 A2 मल्टीप्लाई 1 करने से कोई फायदा नहीं है, वही मिलने वाला, तो रखो ही मत। क्या बच्चों ये किसी का फार्मूला है? बिल्कुल है सर। किसका है? A1 प्लस A2 का स्क्वायर। देखो A प्लस बी ब्रैकेट होल स्क्वायर, A1 A स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस टॉइस AB, पता है ना? तो ये रूट के बाहर आएगा, मतलब बच्चों A1 प्लस A2 आ रहा है। अच्छा, अगर मैंने एम्पलीट्यूड सेम रखा तो, एम्पलीट्यूड सेम मतलब A1 A2 A रखा तो आपको समझ में आ रहा टॉइस है। मतलब बच्चों मतलब ये है इसका कहना कि मेरे पास जो पार्टिकल था, अगर दो वेव्स आ रही है, ठीक है, ये दो वेव्स आ रही है, जुम 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 जो भी होगा, ठीक है, ये भी आ रही है, जुम जुम जुम, ठीक है। तो इसका कहना ये है, थोड़ा इधर निकालता हूं पार्टिकल, ठीक है। इसका कहना ये है बच्चों, अगर ये वेव का एम्पलीट्यूड ए है और इसका भी ए है, तो ये एसएचएम तो कर रहा है, इसके कारण समझ में आ रहा है, तो इसका जो एम्पलीट्यूड होगा 2a, मतलब समझा देता हूं और थोड़े कैलकुलेशन बेस पे। मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर से एम्पलीट्यूड है इसका और इसका तो भी 5, क्योंकि दोनों सेम ही, तो इसका एम्पलीट्यूड बच्चों हमारे पास 10 सेंटीमीटर होगा। मतलब इस वेव के कारण और इस एसएचएम के कारण, वेव मत बोलो, इसके एसएचएम और इसके एसएचएम के कारण बच्चों अगर जाके इसके ऊपर इंसिडेंट होती है ना ये एसएचएम, तो बच्चों ये एसएचएम करेगा, लेकिन इसका एम्पलीट्यूड दुगना होगा। कितना होगा? दुगना होगा। कब बच्चों? अगर इसका फेज डिफरेंस समझते हो, देखो ये भी 0 से स्टार्ट हुआ है और ये भी 0 से, देखो दोनों के फेज डिफरेंस सेम है बच्चों, सेम है। ये 180 ऊपर ही है, इसका 180 नीचे है, इसका भी 180, इसके अंदर फेज डिफरेंस नहीं है। अब आगे पता लगेगा फेज डिफरेंस क्या होता है और भी, ठीक है। इसको इन फेज भी बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद में बच्चों केस नंबर 2, θ1 माइनस θ2 इज इक्वल टू 90, और आपको पता है cos 90 बच्चों हमारे पास 0 होता है। अगर रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड निकालना है, आपके पास फार्मूला है A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 मल्टीप्लाई 0। आपको समझ में आ रहा है? दोबारा फार्मूला लिखने की जरूरत नहीं है मेरे ख्याल से, दिखाई दे रहा है बच्चों आपको? ओके, मुझे बताओ ये पूरा 0 बनेगा कि नहीं? 0 से मल्टीप्लाई किया तो R इज इक्वल टू द रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर। अगर आपने A1 इज इक्वल टू A2 इज इक्वल टू A, मतलब एम्पलीट्यूड सेम रखा, तो बच्चों इसका मतलब होगा हमारे पास A प्लस A टॉइस A स्क्वायर, तो इसको रूट टॉइस A का स्क्वायर रूट के बाहर, तो बाहर आएगा, ये एम्पलीट्यूड मिल रहा है। मतलब आप समझ लो बच्चों, आप यहां पे सही में देखो इसका फेस, चलो मैं दूसरी डायग्राम निकालता ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो ये मेरा पार्टिकल है, इस पार्टिकल के ऊपर ये वेव्स आ रही थी बच्चों, ये जूम 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 करते हुए, और दूसरी जो आ रही है अभी, दूसरी जो आ रही है वो जो दूसरी ये पार्टिकल है बड़ा, ठीक है, दूसरी जो आ रही है वो कैसे आ रही है? इसका और इसका फेज डिफरेंस देखो, 90 का डिफरेंस है। मतलब बच्चों ये पूरा की पूरा पॉजिटिव है, 180, आधा सर्कल 180, पता है ना, पाई बोलते हैं। तो ये यहां से करेगी ऐसे जूम, ये मिल रहा है ना?
एक्चुअल में मेरी इतनी खतरनाक तो डायग्राम तो नहीं आती मेरे भाई, ठीक है। एक्चुअल में यहां आना था, ये यहां, हाँ ये अब लग रहा है। देखो यहां और यहां दोनों का ये यहां आनी चाहिए थी। चलो अब मेरी इतनी खास डायग्राम नहीं होती है तो मैं निकाल के देता हूं, ठीक है, तो भी निकालूंगा। चलो अब देखो, ये देखो यहां पे 90, ये पूरा 180 बच्चों, और यहां पे 90 है, ठीक है ना। जो भी होगा देखा जाएगा, देखो आप, आपकी मर्जी। ओके, तो यहां पे इसका 180 आना चाहिए था, आ गया। ओके, इसके बाद में बच्चों यहां पे ये लाइन मिलनी चाहिए थी। ओके, अच्छी बात है, हाँ अब मिलेगा। देखो यहां से बहुत ही राइट और लॉजिकली डायग्राम निकाली मैंने। इसका और इसका 90 का डिफरेंस देखो, यहां पे इसका 180 एंगल है, ऊपर वाली जो x1 जो है ना, कि आप φ1 बोलेंगे इसको, और इसका जो φ2 है बच्चों वो 90 है, डिफरेंस आ रहा है, देखो आ रहा है। तो बच्चों इसका जो एम्पलीट्यूड से होगा ये पार्टिकल का, वो होगा इसका एम्पलीट्यूड √2 × a, इतना होगा। पहले एम्पलीट्यूड बहुत ज्यादा था बच्चों, क्योंकि फेज डिफरेंस दोनों का 0 था। देखो 90 - 90, अब देखो 180 माइनस कर दो, φ1 - φ2 है ना। देखो φ1 180 में से 90, तो 90 का फेज डिफरेंस आ रहा है कि नहीं, तो इसका एम्पलीट्यूड ये होगा, ये इसका मीनिंग है बच्चों। एक्चुअल में ये कॉन्सेप्ट आना बहुत जरूरी बच्चों, बाकी तो सभी चीजें सभी लोग करेंगे, लेकिन इसका मतलब क्या है, इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड ये होगा, इसका फेज डिफरेंस, क्योंकि हम लोग ग्राफ के द्वारा देख रहे हैं। उसके बाद में बच्चों थर्ड कंडीशन है हमारे लिए, देखो φ1 - φ2 = 180, और आपको पता होना चाहिए cos 180 होता है बच्चों -1, पता है। इस इक्वेशन में डाल दो, क्या इक्वेशन मिलेगी, इस इक्वेशन में डालने के बाद r = √a1² a2² twice a1 a2 -1, cos φ1 - φ2 के लिए -1 है, तो r क्या मिलेगा, तो r मिलेगा बच्चों a1² a2² माइनस ट्वाइस a1 a2। देखो 2 × -1 -2, ये किसका फार्मूला हो सकता है भैया, तो ये तो a1 - a2 का स्क्वायर, पता है ना आप लोगों को, a - b का स्क्वायर, a² + b² माइनस ट्वाइस ab, पता है ना, तो ये फार्मूला आना चाहिए। चलो और क्या कर सकते, तो इसको रूट को बाहर निकाल सकते हैं, तो a1 - a2 ये रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड है। लेकिन बच्चों अगर a1 = a2 = a रहा तो r a - a, तो r = 0 होगा, 0 0 0 बिल्कुल होगा बच्चों। देखो आप, अब बहुत मजा आने वाला है, बहुत ही बेहतरीन एग्जांपल है यहां पे आपके लिए प्रेजेंस। तो ये कह रहा है कि आपकी जो वेव्स है, देखो आपकी जो वेव्स है ये पहले वाली, ठीक है, और निकालो। ओके, और दूसरी जो वेव है, मतलब x1 वाली जो वेव्स है, ठीक है, और जो दूसरी वेव्स है 180 का डिफरेंस है। अच्छी बात है, थोड़ा ऊपर निकालता हूं, तो इसका मतलब ये है, ठीक है, ये मतलब है, ये दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो बच्चों इसके कारण ये जो पार्टिकल है ना, ये जो पार्टिकल था हमारा, इसका डिस्प्लेसमेंट ही नहीं होगा, मतलब उसका एम्पलीट्यूड कुछ नहीं होगा, a = 0 होगा। क्यों सर, इसका मतलब नहीं क्या, ऊपर से इसको क्रस्ट बोलते हैं और इसको ट्रफ बोलते हैं, क्रस्ट ट्रफ, इसका क्रस्ट इसका ट्रफ है, मतलब ये ऐसा इधर से भी खींच रहा है, इधर से 10 न्यूटन, इधर से 10 न्यूटन, तो मैं यहीं खड़ा रहूंगा बस ऐसे, ना हिलूंगा ना डुलूंगा, क्योंकि दोनों फोर्स सेम है, ऐसी जैसी चीज है, फोर्स नहीं होती है। तो एक्चुअल में ये पार्टिकल ना ऊपर जाएगा ना नीचे आएगा, ना इधर जाएगा ना इधर जाएगा, अपनी ही पोजीशन पे रहेगा, जो पोजीशन हो वह। मतलब बच्चों इसका रिजल्टेंट एम्पलीट्यूड 0 मिलेगा अगर ये फेज डिफरेंस रहा, तो उसको आउट ऑफ फेज भी बोलते हैं। बात समझ में आ गई बच्चों। पहले कंडीशन में ये पार्टिकल दुगना एम्पलीट्यूड कर रहा था, दुगना, बाद में 90 के डिफरेंस में ये कर रहा था, और 180 के डिफरेंस में बच्चों ना ऊपर ना नीचे, ना आगे ना पीछे, बस अपनी ही जगह पे। समझ में आ रहा है बच्चों। तो ये तीनों कंडीशंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंस है। उसके बाद में थोड़े से एमसीक्यूज और एक क्वेश्चंस लेंगे जो इंपॉर्टेंस होगा आपके लिए। उसके बाद में बच्चों आपके लिए जो IIT JEE 2009 में सवाल आ चुका है, इस सवाल के ऊपर कंपोजिशन ऑफ 2SHM। तो ग्राफ दिया वाला x वर्सेस t है,
ठीक है, यक्स वर्सेस टी बोलेंगे। तो यक्स इज इक्वल टू ए एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट को एम्पलीट्यूड कहते हैं। एसएचएम है एक्सेलरेशन ऑफ पार्टिकल। क्या बच्चों आपको अभी पता है यक्स इज इक्वल टू ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव डिस्प्लेसमेंट। वेलोसिटी के लिए यही इक्वेशन ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव होता है, और एक्सेलरेशन के लिए माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये इक्वेशन कब है बच्चों? अगर स्टार्टिंग फ्रॉम मीन पोजीशन पे इक्वेशन हो तो। अगर यही फॉर्म अगर मुझे ऐसे देते तो ये इस इक्वेशन को ए इज इक्वल टू माइनस ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव लेते। बच्चों ये माइनस की तरफ देखो, ये पॉजिटिव की तरफ है ना, इसलिए ये इक्वेशन है। नेगेटिव की तरफ रही तो ये, इसकी वेलोसिटी भी आती थी माइनस ए ओमेगा कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव, और एक्सेलरेशन आता था माइनस का प्लस होता था ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, जो भी आता था। ठीक है, अगर यही वेव फॉर्म बच्चों आपके पास ऐसे, तो इसका इक्वेशन यक्स इज इक्वल टू ए कॉस ओमेगा टी, ए कॉस ओमेगा टी प्लस फाइव जो है। अगर यही इक्वेशन बच्चों नीचे से होता तो यक्स इज इक्वल टू माइनस ए कॉस ओमेगा टी जो भी है। ये वेव फॉर्म समझ में आ रहा है? ये इक्वेशन क्यों ले रहा हूं मैं? आप लोगों को याद होगा स्टार्टिंग है ना, ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन बाय डिस्प्लेसमेंट वेलोसिटी जो निकाली थी मैंने, याद है आप लोगों को? समझ में आ रहा है बच्चों ये इक्वेशन क्यों लिखा है? क्योंकि पॉजिटिव डायरेक्शन है साइन वेव फॉर्म का। चलो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, टाइम भी दिया है सब कुछ, तो एक्सेलरेशन उठा लो भैया। तो a इज इक्वल टू देखो माइनस ए ओमेगा स्क्वायर साइन ओमेगा टी, है ना। यहां पे हमारे पास ओमेगा टी ही लिखने की जरूरत है मेरे ख्याल से, क्योंकि इनिशियली फेस लिखने की जरूरत नहीं है यहां पे। तो ये इक्वेशन हमारे पास ओमेगा टी आएगा, ठीक है ना, साइन ओमेगा टी। कोई टेंशन बच्चों, बात समझ में आ रही है? ओके, क्योंकि यहां पे हम लोगों ने फाइव जीरो मानेंगे, क्योंकि इनिशियल फेज जीरो है। यहां पे देखो इनिशियल जीरो है, इसको इनिशियल फेज बोलते हैं। चलो तो आगे बढ़ रहे हैं। एम्पलीट्यूड बच्चों इसका जो होगा देखो, गिवन डेटा +1 या -1। अब ये +1 क्यों लिख रहा हूं मैं, पता होना चाहिए। उसके बाद में बच्चों ओमेगा की वैल्यू हम लोग टॉइस पाई अपॉन टी, तो टी मेरे पास 8 सेकंड है सर, 12 सेकंड है, नहीं, एक ऑक्सीलेशन कंप्लीट करना उसको पीरियड कहता है। तो यहां तक 8 है, 8 समझे? ओके, और स्मॉल टी की वैल्यू दी वाली है 4/3 सेकंड। चलो तो वैल्यू पुटअप करते बच्चों हम लोग, माइनस यहां पे 1 वैल्यू है, ठीक है। उसके बाद में बच्चों ओमेगा होता है मेरे पास, पहले लिख दूं, पहले फार्मूला तैयार करूं, टॉइस पाई बाई टी का स्क्वायर, चलो साइन टॉइस पाई टी स्मॉल टी। चलो तो लिखते हैं बच्चों एक्सेलरेशन -1, यहां पे 2 पाई एज इट इज, कैपिटल टी 8 है मेरे पास, इसका स्क्वायर है साइन टॉइस पाई 8, कैपिटल टी, स्मॉल टी कितना है 4/3। चलो अब कैलकुलेशन करने में मजा आएगा। ये हो गया बच्चों 4, तो 1 यहां पे π/4 का स्क्वायर साइन, ठीक है, ये 2 जा 2 मर गया बच्चों, π/3, समझे, π/3। तो a -1, ओके, यहां पे पाई का स्क्वायर 4 का 16, और यहां पे मेरे ख्याल से 1/2 होना चाहिए, नहीं कुछ गड़बड़ समझ में आ रहा है कुछ? कितना होता है? नहीं 1/2 नहीं, मेरे ख्याल से साइन π/3 मतलब साइन 60 हो रहा है, सॉरी, साइन 60 की √3/2 वैल्यू है, √3/2, अच्छी बात है सर। तो a इज इक्वल टू, ये तो -1 से कोई फर्क नहीं होगा, -√3 पाई का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 16 2 32, और सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर में आंसर है मेरे पास। तो बच्चों डी ऑप्शन इज करेक्ट है। ये आईआईटी में इतना इजी क्वेश्चंस होता है, लेकिन हम लोगों को प्रैक्टिस, बच्चों आपको पता है कि मैंने आपके लिए लाइव सेशन भी लेता हूं, लाइव सेशन में आप लोगों को बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट बताने की कोशिश कर रहा हूं, ठीक है। तो इसको आप लोगों को ज्यादा से ज्यादा ज्वाइन करना है, उधर भी आप लोगों को लाइव सेशन। इसके बाद में बच्चों मैंने एक सवाल लिख के रखा है, डिस्प्लेसमेंट की एक इक्वेशन दी है, x = 12 साइन 0.8 पाई टी प्लस 5 कॉस 0.8 पाई टी सेंटीमीटर है बच्चों ये। तो हम लोगों को यहां पे एम्पलीट्यूड निकालना है, रिजल्टेंट को हमने आर माना है ना, पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड डेल। चलो
क्या बच्चों आपको पता है कि यह इक्वेशन ऐसा चाहिए था कि नहीं? ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइव वन चाहिए था कि नहीं? ए टू साइन ओमेगा टी प्लस फाइव टू ऐसा इक्वेशन है। यहां पे तो कॉस है, लेकिन बच्चों आपको पता होना चाहिए कि साइन थीटा प्लस 90 होता है कॉस थीटा। क्या होता है? कॉस थीटा। अगर मैंने इसके अंदर 90 ऐड किया तो साइन बनेगा। अरे ये और ये सेम मीनिंग है, मतलब कॉस और साइन थीटा प्लस 90 सेम मीनिंग है। तो इसी इक्वेशन को देखो बच्चों, मैं बना रहा हूं 12 साइन 0.8 पाई प्लस कुछ नहीं, जीरो मान रहा हूं, कुछ नहीं यहां पे, तो जीरो ऐड कर सकते, कोई टेंशन नहीं है। तो A2 है 5, इसकी जगह पे साइन करना है तो साइन है ना, यहां पे 0.8 पाई टी प्लस पाई बाई 2। 90 मतलब पाई बाई 2 होता है, 90 का मतलब बच्चों पाई बाई 2, समझे? अब ये इक्वेशन लग रहा है कि इसका भाई है पहले नहीं लग रहा था, है ना, अब लग रहा है। चलो पहले आर निकालना है, तो सबसे पहले बच्चों आपकी ए की वैल्यू A1 की 12 है, ठीक है, सेंटीमीटर में। A2 की वैल्यू बच्चों यहां पे 5 सेंटीमीटर, 5.1 यहां पे 0 लग रहा है, देखो 5.2 यहां पे पाई बाई 2 है। अब आर का फार्मूला याद है बच्चों आपको, तो निकालो A1 स्क्वायर A2 स्क्वायर प्लस टॉइस A1 A2 cos 5.1 माइनस 5.2। चलो तो R इज इक्वल टू द रूट ऑफ A1 की वैल्यू क्या है? 12। 12 का स्क्वायर क्या होता है? क्या पहले वैल्यू पुट कर देता हूं, 5 का स्क्वायर 2, 12 मल्टीप्लाई 5 cos 0 पाई बाई 2। एक बात ये आपको याद होना चाहिए, cos माइनस थीटा इज इक्वल टू cos प्लस थीटा ही होता है, समझे? और हमारे जो गिरीश सर ने नोट्स दी वाली रोटेशनल डायनामिक्स, इसके अंदर एक्सप्लेन भी दिया है कि क्यों करते हैं ऐसे, ठीक है? तो वहां पे वो नोट्स यूज करो बच्चों टेलीग्राम पे जाके। तो R इज इक्वल टू यहां पे 12 का स्क्वायर 140, इसका 25, 2 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 5, मेरे ख्याल से यहां पे cos 90 बनेगा, ये cos 0 माइनस पाई बाई 2, तो cos पाई बाई 2, cos 90 0 होता है बच्चों, इसलिए पूरा 0 बन रहा है। अरे 0 से मल्टीप्लाई किए तो प्लस है, तो R इज इक्वल टू द रूट ऑफ 169, तो R इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर। अरे 169 का रूट 13 होता है, हाँ सर पता है। चलो डेल निकालना है बच्चों, हमारे पास फार्मूला डेल इनवर्स का ये A1 साइन 5.1 A2 साइन 5.2 डिवाइडेड बाय A1 cos 5.1 A2 cos 5.2। तो देखो tan इनवर्स, यहां पे मेरे पास A1 है 12, देखो बच्चों A1 यहां पे 12 है, साइन 5 0 है बच्चों, A2 है 5, साइन पाई बाई 2, 5.2 की वैल्यू बच्चों पता होना चाहिए आप लोगों को। A1 है 12 cos 0 और ये है cos 90। कोई शक है भैया? बढ़ना है आगे। चलो तो मैं आगे बढ़ते हुए आपके पास इसकी वैल्यू निकाल के दे रहा हूं। सबसे पहले tan इनवर्स, ठीक है, चलो 12 मल्टीप्लाई 12 मल्टीप्लाई 0, क्यों? साइन 0 0 होता है, प्लस 5 मल्टीप्लाई 1 साइन 91 होता है, डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाई 1 प्लस 5 मल्टीप्लाई 0, cos 0 1 होता है और cos 90 पता है आप लोगों को। तो tan इनवर्स ये हो रहे बच्चों, देखो ये 0 और ये 5 मतलब 5, ये हो रहे 12। कोई शक? अरे ये 0 बनेगा, ठीक है। तो डेल इज इक्वल टू tan इनवर्स, यहां पे 0 पॉइंट है ना, 4 48, ठीक है ना, 0.4 बचे हैं 2 हो गए 20 मतलब 1, 8 बचे हैं हो गए 80, है ना, 6 ऐसे 7 कुछ तो आंसर आएगा। आप लोगों को बच्चों इसका tan इनवर्स देखने के बाद 22.37 डिग्री ऐसा मिलेगा। आपके पास अगर लॉग टेबल है भैया तो ये देख सकते हैं, ये लॉग टेबल में, ठीक है, ये डिग्री है, डिग्री सॉरी, ठीक है,
ये मिलेगा आपकी इसकी वैल्यू। tan इनवर्स देखना आना चाहिए, नहीं आ रहा है तो मुझे कमेंट बॉक्स में मेरा एक वीडियो बनाया है बच्चों कि हाउ टू यूज द लॉग टेबल, फिजिक्स ज्ञान हाउ टू यूज लॉग टेबल डालो, आपको ये मिलेगा इसका आंसर कैसे देखते हैं। ठीक है, इसके अलावा बच्चों देखो, पहले सबसे पहले मुझे आर निकालना था सर, निकाल दिया, ओके। फेज निकाला सर, टी भी निकालो, फ्रीक्वेंसी भी निकालो, कोई बात नहीं बच्चों। आपको पता है बच्चों यहां पे ओमेगा के जगह पे दिख रहा है, ओमेगा ओमेगा, इस ओमेगा की जगह पे ये स्मॉल टी है यहां पे, सॉरी, ठीक है, ओमेगा की जगह पे देखो, देखो यहां पे 0.8 पा है, और ओमेगा और फ्रीक्वेंसी का एक रिलेशन होता है, पता है आप लोगों को, ट्वाइस पाई एन, पता है कि नहीं? तो ट्वाइस पाई एन इज इक्वल टू 0.8 पाई, पाई से पाई मरवा दो तो n इज इक्वल टू 0.4/2, तो n इज इक्वल टू क्या मिल रहा है 0.4, फ्रीक्वेंसी गिनते हैं हर्ट्ज में। यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, बोर्ड में आपके लिए यूनिट बहुत मायने करता है। चलो इसके बाद में फ्रीक्वेंसी हो गई, हाँ सर अब पीरियड बाकी है बच्चों, n इज इक्वल टू 1/t है ना, अब पीरियड निकालेंगे तो इसको क्या उल्टा भी नहीं कर सकते हम लोग, बिल्कुल कर सकते हैं। तो 1/0.4, अगर आपको नहीं आता तो बहुत डिटेल में एक्सप्लेन कर रहा हूं, 4 × 10⁻1 पावर चेंज कर सकते हैं। तो यहां पे 10 के ऊपर तो होगा पॉजिटिव, ध्यान रखना बच्चों, इसी को अगर पावर के फॉर्म में लिखना है तो 4 × 10⁻1 शिफ्टिंग करो, ये मिलता है, डिवाइडेड बाय 4, तो ये हो गए 2 जा, ओके सर, बाकी कितने हैं 2, तो 25 जा, मतलब 2.5, ये सेकंड में, पीरियड सेकंड में गिनते, तो ये पीरियड मुझे यहां पे आपके साथ मिल रहा है बच्चों। नोट डाउन करिए इसको अच्छी तरह से। तो बच्चों इसमें आप लोगों को एक एमसीक्यूज और एक न्यूमेरिकल और कंपोजिशन ऑफ 2 SHM बड़ा क्वेश्चन था, इसलिए थोड़ा लेंथी बन गया है। इसके बाद में बच्चों हम लोग अच्छी तरह से टोटल एनर्जी कैसे निकालेंगे पार्टिकल की, जो SHM कर रहा है उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करो बच्चों, ताकि एनर्जी आपसे मिलती है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड बेस्ट लक फॉर योर स्टडी।